हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन IAS के नवंबर मंथ के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। पहली बात तो ये, आप 2024 में अपना प्रीलिम्स और मेंस देंगे और 2024 एक इलेक्शन ईयर है, जिस वजह से इलेक्शन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो इलेक्टोरल फंडिंग हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इलेक्टोरल मैकेनिज्म हो, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इलेक्टोरल फंडिंग, एक जनरल पर्सपेक्टिव, इलेक्टोरल फंडिंग से रिलेटेड हमारे कंसर्न्स क्या हैं और हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं उन पे। फिर उसके बाद और थोड़ा डीपर जाके हमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समझना है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड हमारे कंसर्न्स क्या हैं वो भी देखना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो होती हैं दे बिकम द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि वो रूल्स बन जाती हैं। तो वैसे ही गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में रहता है। ओके और हर साल पूछा भी जाता है इस पे एक क्वेश्चन, स्पेशली मेंस में। और अभी क्या हुआ है, गवर्नर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दी हैं जो आपको ऑफ कोर्स आपके लक्ष्मीकांत या किसी और किताब में या कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मिलेगी। वो जजमेंट्स एक्चुअली इंटरप्रिटेशंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ प्रोविजंस की। तो वो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है वर्बैटिम। आप जानते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, आप PYQs उठाइए, आपको पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल आधार जजमेंट जो है वो पूरा एक क्वेश्चन इस पे आया था 2020 में, आप PYQ देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप 2019 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चन था कि राइट टू मैरी जो है वो कौन सा फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, राइट टू मैरी ऑफ कोर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर भी आ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर एक्सप्रेसिंग राइट, अपना पार्टनर चूज करके आप अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने राइट टू मैरी को आर्टिकल 19 के अंडर ही मार्क किया था, जो कि एक ऑफ कोर्स ऑप्शन था लेकिन गलत ऑप्शन था। ये एक्चुअली आता है आर्टिकल 21 के अंडर। और ये आर्टिकल 21 इसीलिए, ये तो ऑफ कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में कहा था कि राइट टू मैरी कम्स अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो यू अंडरस्टैंड हाउ मच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स मेंस में तो आपको मेंशन करनी ही होती हैं। अभी तो रिसेंटली वर्बैटिम पूछ लेते हैं कि 5 जजमेंट्स बताओ। क्वेश्चन ही पूरा ये है अगर कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बता दीजिए इन्वायरमेंटल जस्टिस पे या फिर किसी और चाइल्ड राइट्स पे, तो आप क्या करेंगे उसमें? तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप लिख के भी क्या आएंगे? सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट न्यूज जो है यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो भी चीज यहाँ पे आपको ट्रबल कर सकती है दैट वुड बी सिंप्लीफाइड। So of course this video is going to be very helpful, and in case you find it helpful you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. If you've been struggling with the Vision IAS monthly magazines in general, then all the videos, जो section wise videos हैं हर महीने की, आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आई वुड लिंक द एंटायर प्लेलिस्ट इन द आई बटन। यू कैन कंसिडर गिविंग दोज वीडियोज अ वॉच एज वेल। एक और चीज, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये हाईलाइटेड PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे इन PDFs में कीवर्ड्स को इस तरह से हाईलाइट किया गया है ताकि आप अपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से पहले सिर्फ ये कीवर्ड्स रिवाइज करके जा सके। इनफैक्ट अगर आप एक बार ये डिस्कशन सुन लेंगे और आपको ये PDF पढ़नी है, ये पूरा कंटेंट पढ़ना है, तो आपको केवल ये हाईलाइटेड कीवर्ड्स पढ़ने हैं। सो इट विल मेक योर जॉब अ लॉट ईजियर। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज हाईलाइटेड PDFs तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल फंडिंग। तो देखिए यहाँ पे
क्या न्यूज़ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम उन चीज़ों को और डेप्थ में देखेंगे। लेकिन फिर भी न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि देखिए आप हमें डेटा सबमिट कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव किए हैं टिल September 30, 2023। इनफैक्ट 2019 में भी जब सुप्रीम कोर्ट एक ADR की पिटिशन सुन रहा था, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पिटिशन सुन रहा था अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला था कि देखिए आप कुछ डेटा हमें सबमिट कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव की है। ओके तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिवील किया है कि ओनली 25 पॉलिटिकल पार्टीज हैव ओपन्ड द बैंक अकाउंट्स, जो कि बहुत जरूरी हैं अगर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव करने हैं। तो डू नॉट वरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कहाँ से आ गया ये सब कुछ हम देखेंगे। ऑल्दो हम पिछली भी वीडियोस में, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड काफी न्यूज में रहता है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसको आज भी डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टेटस है इलेक्टोरल फंडिंग का भारत में? अगर आपका सवाल मेंस में इलेक्टोरल फंडिंग पे है तो आप प्लीज एक डेटा के साथ शुरू कीजिएगा। ओके और आप ये लिख के आएंगे तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल। तो अगर आप ADR का डेटा देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 69% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज during financial year 2004, 2005 to 2014, 2015 was from unknown sources, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आप कह सकते हैं 70% तक जो इनकम है पॉलिटिकल पार्टीज की वो अननोन सोर्सेस से आ रही थी। ओके अगर हम देखें कि क्या नेशनल पार्टीज की इनकम है 2021-2022 में, तो अगेन यहाँ पे अननोन सोर्सेस का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। 66.04% जो इनकम आ रही है वो अननोन सोर्सेस से और 23.74% जो इनकम है वो नोन सोर्सेस से। ओके क्योंकि देखिए नोन सोर्सेस क्या होते हैं, जिनकी डिटेल्स हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो ये वो हैं। अब कंसर्न्स क्या है हमारे इलेक्टोरल फंडिंग को लेके? ओके तो पहला कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है जनरल इलेक्शंस में। ओके तो ह्यूज एक्सपेंडिचर, अगर आप लोकसभा 2019 इलेक्शंस देखेंगे तो उसको लेबल किया गया है एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन एवर एनीवेयर, यानी कि पूरे संसार में इससे ज्यादा एक्सपेंसिव इलेक्शन कहीं हुआ ही नहीं है। अगर आप CMS यानी कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट देखेंगे तो 55,000 से 60,000 करोड़ के बीच में स्पेंड किया गया था इस इलेक्शन के ऊपर। तो अगर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है तो बिल्कुल हमारा हक नहीं है ये जानने का कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इतना स्पेंड कर रहे हैं इलेक्शंस पे, इनका सोर्स ऑफ फंडिंग है क्या? ठीक है तो ये बेसिकली हमारे लिए मुद्दा है। इट डिसरप्ट्स लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ कोर्स। आप खुद सोचिए इलेक्शन में लड़ना है अगर आपको, और आपको पता है कि इतने पैसे की जरूरत है, तो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो दे तो कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, सो इट डेटर्स स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इंक्रीज्ड कैश ट्रांजैक्शंस। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्टोरल फंडिंग जो कैश में होती है, आप जानते हैं चाहे कितना भी हम कह लें कि रूल ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इतना ज़्यादा कैश में नहीं लेती हों, क्योंकि कैश अगर 20,000 से ज़्यादा वो लें फॉर एग्जांपल डोनेशन तो वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आप सब जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस जो है इंडिया में दे आर वाइड स्प्रेड, और आप कैश का तो सोर्स ही नहीं पता लगा सकते ना, वो ब्लैक मनी भी हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा भी हो सकता है। So it's difficult to trace the sources of funds, increasing corruption and reducing transparency. कैश आते ही ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत इम्पिंज होती हुई हमें दिखती है। लेकिन अगर आप जानते हैं रूल्स क्या कहते हैं करंटली, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्हें
20,000 तक की जो डोनेशन है उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना, 20,000 से ज्यादा की कोई भी डोनेशन है वो ऑफ कोर्स आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन ऑफ कोर्स आप ये भी जानते हैं यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आते, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ नहीं डिस्क्लोज करना होता, कुछ उसका इंफॉर्मेशन, ओके वी विल कम टू इट लेटर, बट यू मस्ट नो दिस। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज नेक्सस, जी हाँ, अब देखिए इतना इतना करोड़ यहाँ पे लगा है, तो ये आम आदमी के पास तो नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट्स के पास है ना। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट फंडेड इलेक्शंस हैं, सबसे बड़ा कंसर्न यही है। तो अगर एक कॉर्पोरेट कोई भी वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को टोटली फंड कर रहा है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं वोट डाल रहे, हम एक कॉर्पोरेट को वोट डाल रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको बेनिफिट करने के लिए स्कीम्स ला सकती है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज नेक्सस। ओके, और इम्पैक्ट क्या है इस तरह के फंडिंग की? ब्लैक मनी वाली हमने देख ली बात, और ये हमने पहले भी देखा था। इसलिए क्या हो जाता है ना कि पार्टीज प्रेफर करती हैं उन कैंडिडेट्स को टिकट देना जो खुद के इलेक्शंस खुद फाइनेंस कर सकते हैं। और ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत मसल पावर है, बहुत मनी पावर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो सच में लोग हैं जिनको हम देखना चाहेंगे पॉलिटिक्स में, पीपल विद इंटेलेक्ट, पीपल विद गुड इंटेंशंस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पीछे रहते हुए हमें दिख सकते हैं। इट डिस्टॉर्ट्स द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड डेफिनेटली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका दिखता है। फिर हम आ जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आप अपने इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, एक बहुत सिंपल सा एक एक पेज है ये, ठीक है। आप इसको खरीदेंगे अगर, ओके, ये इसे सेलर या इशुअर जो भी कह लीजिए, और ये बायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ये बायर जो है ये एक्चुअली लेंडर बन जाता है, और ये जो इशुअर जो है वो एक्चुअली बोरोवर बन जाता है। यानी कि इशुअर ने जब बॉन्ड इशू किया 100 रुपए का, तो इशुअर को 100 रुपए की जरूरत है एक्चुअली, ठीक है। एक मैं बॉन्ड का आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो इशुअर को 100 रुपए की जरूरत होती है बेसिकली, तो बेसिकली जो बायर है वो क्या करता है, उसके पास 100 रुपए होते हैं तो वो दे देता है, क्योंकि ये वापस तो कभी देगा ही ना इसको। तो इस तरह का बॉन्ड का इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट होता है। इसका ही एक क्रूड फॉर्मेट हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी दिखता है। ये इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है ना। 100 रुपए अगर आपने आज दिए हैं तो आप, यानी कि वो आपके 100 रुपए थे, वो आपके पास पड़े थे, आपने दिए हैं, आपको बहुत समय बाद वापस मिलेंगे, है ना। तो 105 रुपए आपको वापस मिलेगा, या 110 रुपए आपको वापस मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, यहाँ ये इंटरेस्ट फ्री है, क्योंकि आप डोनेशन कर रहे हैं एक्चुअली, ये कोई आप लेंड नहीं कर रहे। सो दीज आर इंटरेस्ट फ्री बेरर बॉन्ड्स और मनी इंस्ट्रूमेंट्स जो परचेज किए जा सकते हैं बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ SBI। यानी कि SBI की कुछ ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं, केवल इनसे ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अनाउंस कब किया गया था? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यूनियन बजट ऑफ 2017-18। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर इस पे सवाल आया तो इसको मैनिपुलेट करके 2019-20 किया जा सकता है, 2021 किया जा सकता है, बट दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। अब देखिए एक और चीज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये 5 मल्टीपल्स में बेसिकली बेचा जाता है, या सोल्ड किया जाता है। स्टार्ट होता है 1000 से, जाता है 1 करोड़ तक। तो 5 मल्टीपल्स हैं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 2 3 4 5, ओके। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी नहीं खरीद सकता इस बॉन्ड को, यानी कि कोई भी डोनेशन नहीं कर सकता। अगर आपको सच में डोनेशन करनी है एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप ऑफ कोर्स KYC कंप्लायंट आपके पास अकाउंट होना चाहिए।
आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली ये समझा जाता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होंगी, लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो सही है, क्योंकि ये तो क्रक्स है ना, यही तो क्रिटिसिज्म है कहीं ना कहीं इस स्कीम के। तो कोई कैप नहीं है कि आप कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ओके, सो यू कैन परचेज एज मेनी नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज पॉसिबल एज यू वांट टू। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये 10 दिन के लिए परचेज के लिए अवेलेबल किए जाते हैं हर बार, यानी कि 10 दिन के लिए जनवरी में, 10 दिन के लिए अप्रैल में, 10 दिन के लिए जुलाई में और 10 दिन के लिए अक्टूबर में। ठीक है, तो ये आपको जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 महीने के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए एक और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती है, यूनियन बजट 2017-18 में अनाउंस तो किया गया था, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये 2017 में एक फाइनेंस बिल के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में। ये ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए बात। और आप ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंटेन की जाती है डोनर अनोनिमिटी। ओके, यहाँ पे किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे डोनेट किया है पैसा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग जो आप क्यों ऑफ कोर्स ये अनोनिमिटी यहाँ पे लाई होगी, क्योंकि हरासमेंट ना हो डोनर्स की कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका जो हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक और चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको समझाया था कि ये खरीदे जा सकते हैं लोगों द्वारा, इंडिविजुअल या कंपनी द्वारा, इंडिविजुअली भी या जॉइंटली भी। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स में इसको मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है दैट दे कैन नॉट बी बॉट jointly with other individuals. That is a false statement. ये इंडिविजुअली और jointly परचेज किए जा सकते हैं, तो ये आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे पता होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं ऑथराइज इशूअर कौन है इस जगह, SBI। ओके, अपने डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के माध्यम से। सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। और सबसे मेन चीज आई थिंक जो यहाँ पे इन्होंने मिस कर दी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद बेनिफिट्स या कंसर्न्स में लिखी हो कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा डोनेट किया जा सकता है। जी नहीं, केवल वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंडर जो रजिस्टर्ड है, और इसके भी कौन से सेक्शन के अंडर, आई होप आप समझते हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज जो है सेक्शन 29A के अंडर आती है। ओके, तो केवल ये, और ये कंडीशन के साथ साथ आपको एक और कंडीशन मैच करनी है। वो क्या है, you should have secured not less than 1% of the votes polled in the last general election either to the House of the People or to the Legislative Assembly. ठीक है, तो तभी आप रिसीव कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। पहली बात तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सेक्शन 29A ऑफ RPA के अंडर। दूसरी बात, आपने कम से कम 1% वोट तो आपको पड़ना चाहिए जनरल इलेक्शन में। ठीक है, इतना भी नहीं कर रहे तो किस बात की आपको फंडिंग चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए बात। एक और बात, क्योंकि यहाँ पे हम डिजिटल इंडिया जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, बेनिफिट्स में, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि क्या एस्पेक्ट्स हैं स्कीम के, और वही बेनिफिट और वही क्रिटिसिज्म निकल आते हैं उन्हीं पॉइंट्स में से। ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये परचेज किए जा सकते हैं डिजिटली भी और चेक्स के माध्यम से भी। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अनलेस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसको बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अभी के लिए तो यही है। और एनकैशमेंट, यानी कि ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो, मतलब उसको अगर बॉन्ड, उसको किसी ने पैसा डोनेट किया है तो ऑफ कोर्स वो अपने अकाउंट में उसको एनकैश भी तो करेगी, वो पैसा उसको लेगी भी तो सही। तो द एनकैशमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का अगर ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट है ही नहीं,
जो कि हमने ऊपर देखा है ना, केवल 25 पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, ओके क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब उनको डोनेशंस मैक्सिमम कहाँ से आ रही हैं, फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से। ऑथराइज इशुअर कौन है, एसबीआई, क्योंकि जो आइडेंटिटी है डोनर्स की वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, तो जो रिस्क है इंटिमिडेशन का, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन क्यों रखते हैं, आपको तो हम पीटेंगे, या जो भी जो डर डर के जीना कि हम सपोर्ट करते हैं, वी वांट टू डोनेट बट वी कांट बिकॉज वी हैव दिस फियर ऑफ इंटिमिडेशन, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसको टैकल किया गया है। और जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, दे आर कैरीड आउट वाया चेक्स और डिजिटली, सो ऑफ कोर्स ईज आ जाती है, सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। कंसर्न्स क्या है, अब देखिए सबसे बड़ा कंसर्न, अगर आप सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ओके और हम देखते हैं कैसे, और भी चीजें कि कैसे ये वायलेट करती है राइट टू इंफॉर्मेशन को भी, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कौन सा जो एक कंपनी है वो कितना डोनेट कर रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को, सो वी विल नेवर गेट टू नो। तो जो हमारा आरटीआई है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पिंज होता दिखता है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा जाते दिखता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर। और जो अनोनिमस डोनेशन है, देखिए एक बात सुनिए, अनोनिमस डोनेशन तो हो रही है, ठीक है, वो अनोनिमस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन और आम जनता के लिए है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है एसबीआई तो उनका ही है ना, स्टेट ओन्ड है ना, स्टेट फंडेड है ना वो, तो एसबीआई के माध्यम से ऑफ कोर्स सारा रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है। तो ये अनोनिमिटी जो है वो केवल ऑपोजिशन पार्टीज और आम जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं है, ओके तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न है शेल कंपनीज को लेके, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो भी कंपनीज हैं जो जो एस्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेसिकली खरीद सकते हैं, है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कंपनी तो शेल कंपनी भी हो सकती है, ओके जो बनी केवल पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए, ये भी तो हो सकता है, ओके तो यहाँ पे दिस इज समथिंग यू मस्ट नो, shell companies can be used to fund political parties as 7.5% annual profit limit has been removed। पहले क्या हुआ करता था, एक कंपनी जिसका एनुअल प्रॉफिट जो बेसिकली लिमिट था 7.5%, केवल वही फंड कर सकते थे। अभी ये कैप भी हटा दिया है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ओके और साथ ही में फॉरेन कंपनीज की जो इंडियन सब्सिडरीज हैं वो भी अलाउ कर दी गई हैं टू डोनेट फंड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस भी हमें दिख सकता है। और देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस, ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी एंगल यहाँ पे आ जाता है, ओके क्योंकि एक फॉरेन कंपनी केवल इसीलिए एस्टैब्लिश की जा सकती है कि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, और फिर उसी की एक इंडियन सब्सिडरी है और पैसा फिर घूमता रहेगा पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो वे फॉरवर्ड क्या है, लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ रह गया है तो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, जी हाँ इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है, आई एक्सपेक्ट विजन IAS टू कम अप विद अ गुड मटेरियल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है मेंस में। डू यू सपोर्ट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इज इट अ फीजिबल आइडिया, और फिर एक और क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बना के एक पूरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है कि जो इलेक्शंस है वो काम ही खत्म हो जाए, डोनेशन वोनेशन कुछ नहीं, स्टेट ही फंड करेगी इलेक्शन को, ओके अब कैसे, ऐसे नहीं पैसे देके, इन काइंड, मोस्टली इन काइंड। ये जो कमिटीज हैं, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की एंडोर्स करती हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को, ताकि ये करप्शन, इतना एक्सपेंडिचर, फेयर प्लेइंग फील्ड मिले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये हो सके। तो वो कहते हैं इन काइंड, यानी कि जो अरेंजमेंट्स है वो करना, सब कुछ, रैलीज की अरेंजमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, स्पीकर्स लगवा दिए, सब कुछ, ठीक है पैसे थोड़ा देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वो तो उसका तो मिसयूज हो सकता है।
तो एक वे फॉरवर्ड है, करप्शन रोकना है, ह्यूज एक्सपेंडिचर रोकना है, लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आनी है स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए। तो आप क्या करें, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को ले आए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, जो डोनर्स की डिटेल्स हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल की जानी चाहिए अंडर आरटीआई, जैसे नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान में की जाती है। अगर आप सच में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल डोनेशंस अबव एंड बिलो ₹20,000 मेंबरशिप फीस कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द पार्टीज इन द स्केड्यूल्स। जी हाँ, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जो एनुअली सबमिट की जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है, यानी कि कैसे पेमेंट की जा रही है सारी डोनेशंस की, चाहे वो 20,000 से कम हो, 20,000 से ज्यादा हो, वो की जानी चाहिए। मेंबरशिप फीस जो है कैसे ली जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी में भर्ती होने के लिए मेंबरशिप फीस भी तो होती है, वो आप कैसे ले रहे हो, ये सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स में, उसके स्केड्यूल्स में मेंशन किए जाने चाहिए। Now this is an important and a very interesting point. यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी बताना चाहूंगी, शायद ये जो क्लैरिटी है वो आपके किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, कभी प्रीलिम्स में या मेंस में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पॉइंट एंड देन आई विल कम टू माय एक्सप्लेनेशन। टैक्स एग्जेम्पशन, ECI हैज रेकमेंडेड, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, है ना, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब ना मिले, केवल उन पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि टैक्स भरने से रिहा, बेसिकली उनको टैक्स नहीं भरना होता, ठीक है। जो टैक्स एग्जेम्पशन है केवल उन पॉलिटिकल पार्टीज को मिले जो जीत भी रही हैं, ओके, दे आर विनिंग सीट्स, दे आर कंटेस्टिंग सीट्स। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या, कई तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कई इलेक्शन में लड़ती भी नहीं है, ठीक है, तो उनको क्यों, किस बात का टैक्स एग्जेम्पशन। ECI has also recommended the details of all donors who donate above ₹2,000 be declared in the public domain. खैर, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, मैंने आपको ऊपर भी बताया, वो गवर्न होती हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। और पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कोई भी एक ऐसी एसोसिएशन इंडियन सिटीजन्स की, है ना, जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी अगर कहलवाना चाहती है तो वो केवल तभी पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी जब वो रजिस्टर करवा लेंगी खुद को अंडर सेक्शन 29A ऑफ दिस RPA। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। तो अगर आपको सच में पार्ट लेना है इलेक्शंस में, सच में खुद को एक पॉलिटिकल, वरना ग्रुप तो आप पहले भी थे, ग्रुप ही कहला लेते, ठीक है। सो यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी, यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ऑलराइट। अब देखिए, RPA जो है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिन्हें हम डोनेशंस कहते हैं, वो आप किसी से भी रिसीव कर सकते हैं, ओके, जिसमें कॉर्पोरेट कंपनीज भी आती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं आती, है ना। तो ये बात आप जानते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो बीजेपी, कांग्रेस, AIDMK, आप, ये सब कुछ ऑफ कोर्स एज एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से आपको क्वेश्चन ही पॉलिटिकल पार्टीज पे मिल रहा है। अभी क्या है ना, रीजनल पार्टीज, दिस पार्टीज पे भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2022 में या 2023 में। तो पॉलिटिकल पार्टीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है अगैन, क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर है, तो ये सारी कहानी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल के साथ आप लिख के आ सकते हैं, ओके। इंट्रोडक्शन में ही सेक्शन 29A लिख के आइएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब ये टैक्स एग्जेम्पशन वाली बात पे आते हैं, ओके। तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे 1961 का, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो उसका जो सेक्शन 13A है, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड टैक्स प्रोविजन से डील करता है, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि, और ऑफ कोर्स सेक्शन 13A के अंडर भी वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन और आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स पे करती हैं। तो
बहुत ध्यान से सुनिए एक और बात, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकती, और अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर रहे तो आप ऑफ कोर्स कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो टैक्स वाला कहाँ बात आ गई आपके ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इनकम ही नहीं होती। अभी तो हमने देखा ना इनकम का सोर्स कितना है, 66% यहाँ से, 23 यू नो नॉन सोर्सेज से। तो इनकम तो इनकी है ना, क्योंकि इनको मिलती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर आरपीए 1951। ओके, ऑल्सो आप ये भी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पार्टीज के पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज या डिपॉजिट्स वो भी होते हैं, जिससे ऑफ कोर्स डिपॉजिट पे उनको इंटरेस्ट मिल सकता है, तो वहां से भी इनकम आती है। तो ये इनकम साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम है। तो इनकम तो ऑफ कोर्स इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑडिट रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सबमिट करनी पड़ेंगी, तो वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको, और साथ में इनकी इनकम का एक और सोर्स भी है, मेंबरशिप फी, है ना। सो दीज आर ऑल्सो इनकम के ही स्रोत इनके। ओके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल नेचर नहीं है, तो जो सेक्शन 13A है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इनको 100% एग्जेम्पशन देता है। ओके, कि आपको बेसिकली कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, है ना, और आपको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यू डोंट रियली हैव टू बी पेइंग, क्योंकि वो तो डोनेशन है ना वैसे भी, तो उस पर क्या टैक्स भरोगे आप, आपकी क्या गलती है इसमें, किसी ने आपको डोनेट कर दिया तो। ओके, सो ये इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, राइट, ऑफ कोर्स। लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कहीं कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, वो भी ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आप इतने बेसिक से जाएंगे कि क्या होती है एक पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छा आंसर होगा। ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टी अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई, जी हाँ बिल्कुल, ये चीज है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आना चाहती। इसमें ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी यूनिटी दिखती है पॉलिटिकल पार्टीज में, कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर नहीं आना चाहती। लेकिन अगर आप सच में डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल मानते हैं, तब तो आरटीआई के अंडर आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। सो ऑफ कोर्स अ वे फॉरवर्ड इज कि आप आरटीआई के अंडर ले आए पॉलिटिकल पार्टीज को। अब यहाँ पे भी देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं आरटीआई के अंडर ला देंगे, फिर कोई स्केड्यूल ऐसा होगा कि जिसमें कंडीशंस होंगी, और फिर घुमा फिरा के कभी भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं आएगी अनलेस इन द नियरेस्ट फ्यूचर। फिर आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी इसका जैसे अगर 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में मेंस में, तो इलेक्टोरल लिटरेसी उसका पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम केवल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना नहीं है, बल्कि इनका काम इससे भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडिंग इलेक्टोरल लिटरेसी, दिस दैट, 2-3 मतलब, या फिर कुछ भी ऐसे, इट्स फंक्शन गोज बियॉन्ड दैट। तो बियॉन्ड में आप क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को अगर आप बाइफर्केट करें तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम केवल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको केटर करेंगे कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, और फिर आप इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लिखेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाकी फंक्शंस लिखेंगे, उसकी आज तक की अचीवमेंट्स लिखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड कंसर्न्स लिखेंगे। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी यहाँ पे क्या हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि क्लासरूम्स तक पहुंच सके इलेक्टोरल लिटरेसी। ओके, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं इस MOU के? ओके, तो हमें इंटीग्रेट करनी है वोटर एडुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी करिकुलम में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस 6 up to class 12 in all schools। तो आप कभी भी जैसे स्टेप्स लिख रहे हैं तो आप एग्जाम्पल में ऑफ कोर्स ये इस MOU को मेंशन कर सकते हैं, ECI का MOU with Ministry of Education, okay, and then you Ministry of Education MOU on electoral literacy, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी में क्या क्या आता है? सरकार पे इंफॉर्मेशन, ओके, प्रिंसिपल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इश्यूज जो नेशन अभी फेस कर रहा है,
क्या है वैल्यू डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी होनी क्यों चाहिए, क्या राइट्स हैं मेन एंड वुमेन के, अमंग अदर थिंग्स। ओके, और ये बेसिकली यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं कि एक फीचर जो है एमओयू का ये है कि ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंडर फॉर एस्टैब्लिशिंग इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी। इसके ऑफकोर्स कहीं यहाँ पे आपको लेवल्स दिखेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट इस एमओयू का एक फीचर है कि ये डेजिग्नेट करेगा एक कमरे को, यानी कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक रूम जो है वो डेमोक्रेसी रूम बन जाएगा। उस डेमोक्रेसी रूम में ऐसे फॉर एग्जांपल बुलेटिन बोर्ड्स हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है वोटर एडुकेशन के ऊपर, है ना, या फिर बड़े सुंदर सुंदर इनोवेटिव चीजें हैं, मॉडल्स पड़े हैं, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। और साथ ही में वहाँ पे कंटिन्यूस इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेसी एडुकेशन एक्टिविटीज चलती रहेंगी पूरे साल इस डेमोक्रेसी रूम में। एनसीईआरटी भी इंट्रोड्यूस करेगा और अपडेट करेगा टेक्स्ट बुक्स को, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ सके। और ऑफ कोर्स एडवाइस करेगा स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स को, बाकी बोर्ड्स को, कि ये भी इस चीज़ को फॉलो करें। अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं इलेक्टोरल लिटरेसी के लिए? स्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक वोटर एडुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये जो स्वीप प्रोग्राम है ईसीआई का वोटर एडुकेशन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अब अभी इलेक्शंस आएंगे ना, तो अभी आप देखिएगा कैसे एक साल से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस किया करते थे, देन ऑल्सो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू यू कि कैसे जो जो ट्रांसजेंडर्स हैं, कैसे उनके लिए स्वीप के अंडर और सब प्रोग्राम चला रही है ईसीआई, उनको बताने के लिए कि दैट यू हैव दिस अलग सेक्शन एंड यू कैन वोट दिस वे, बहुत कुछ। ओके, तो स्वीप एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है ईसीआई का। कैसे जो हैंडीकैप या फिजिकली डिसएडवांटेज लोग हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है स्वीप के अंडर, उनका ताकि राइट जो है वो किसी भी हाल में उसे एक्सरसाइज कर सके। सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, अभी यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं स्वीप कैंपेन के अंडर ही अक्रॉस द कंट्री। ओके, ताकि एंगेज किया जा सके स्कूल स्टूडेंट्स को और सेंसिटाइज किया जा सके उन्हें उनके इलेक्टोरल राइट्स के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, कि अच्छा आप बड़े हो जाएंगे तो अभी रजिस्टर कैसे करेंगे खुद को, वोट कैसे डालेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, वीवीपैट क्या होता है, यू नो ऑल दैट। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स इनिशिएटिव्स, तो देखिए एग्जिस्ट करते हैं वोटर अवेयरनेस फोरम्स डिपार्टमेंट्स के अंदर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स न्यू वोटर्स के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। फिर आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स कम्युनिटी या फिर चुनाव पाठशाला, उनके लिए जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। ओके, फिर उसके बाद इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स फ्यूचर वोटर्स के लिए। फ्यूचर वोटर कौन होंगे? सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज, कभी आप लिख ही रहे हैं स्वीप लिख दीजिएगा, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स लिख दीजिएगा अगर आपके पास समय है, और सच में क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये कुछ लेवल्स भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू वोटर वाला, कम्युनिटी वाला, और ये फ्यूचर वोटर्स वाला लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप एक ये भी लिख सकते हैं कि ईसीआई का तो एक फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटेजिक प्लान एग्जिस्ट करता है इलेक्टोरल लिटरेसी के ऊपर 2016 से लेके 2025 के बीच में, जो ये वेरियस इनिशिएटिव्स लेगी, जिसमें ऑफकोर्स वोटर अवेयरनेस को एनहांस किया जाएगा, एथिकल इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाएगा। ओके, ऑफकोर्स यू विल डेवलप अ लॉट ऑफ टूल्स एंड कंटेंट, बहुत सारी और इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। रोल ऑफ गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारा लक्ष्मीकांत कॉपी पेस्ट भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वे फॉरवर्ड और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रीसेंट 2023 वाली। और ऑफ कोर्स बाकी जजमेंट भी आपको रट्टा मारनी ही पड़ेंगी, ये भी यहाँ पे द लिस्ट इज ऑफ कोर्स नॉट एग्जॉस्टिव। आपको बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, वेरियस पहलू गवर्नर वाले वो पता होने चाहिए, जिसके लिए ये मेरी सिंसियर रिकमेंडेशन है कि आप और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को जो हमने पिछली विजन आईएएस मैगजीन्स में कवर की हैं उनको भी एक जगह लिख लें और उसको याद कर लें। रिसेंटली क्या हुआ है,
केरला, तमिलनाडु, पंजाब, इनकी जो सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई अपने रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के खिलाफ, क्योंकि इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने तो बिल को पास कर दिया था, बड़े सारे बिल्स को, लेकिन वो बिल्स जब गवर्नर के पास गए तो वो गवर्नर के पास ही पड़े हैं अभी तक. सो द बिल्स हैव बीन पेंडिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. अगर हम देखें केरला सरकार की बात, तो केरला सरकार ये कहती है कि देखिए हमारे गवर्नर के पार्ट पे, आप जानते हैं केरला के गवर्नर है आई थिंक आरिफ मोहम्मद खान जी, तो उनका इन एक्शन उनके पार्ट पे इन रिलेशन टू 8 बिल्स जो असेंबली ऑलरेडी पास कर चुकी है, इसमें से इन 8 बिल्स में से कई बिल्स ऐसे हैं जो 2 साल से भी ज्यादा उनको समय हो गया वो पेंडिंग है. अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3 मनी बिल्स को विदहोल्ड कर दिया गया पंजाब गवर्नर द्वारा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मनी बिल आप सोच रहे हैं. सो दिस इज अ ह्यूज थिंग. तो पंजाब का तो यही कहना है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. मनी बिल कब से विदहोल्ड, हाउ कैन दे बी विदहेल्ड बाय अ गवर्नर. तमिलनाडु का कहना है कि देखिए 12 बिल पेंडिंग है गवर्नर के पास, और जो डीले कर रही है गवर्नर हमारा डीले कर रहे हैं वो बात अलग है. किस चीज में डीले, जो हम चाहते हैं कि कहीं तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जाए और वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, उसको अप्रूव नहीं कर रहे इस ट्रांसफर को. देखते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्नर के लिए. अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को, केसेस को फॉलो करते हैं तो आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को आर्टिकल 200 को बार बार मेंशन करते हुए देखा होगा. ओके, तो जो आर्टिकल 200 है वो क्या कहता है कि जो गवर्नर का एसेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक बिल लॉ बन सके. आप खुद सोचिए, एक बिल लॉ बन ही नहीं सकता एसेंट के बिना. तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है कि बिल बनता है एक लॉ कैसे, जब इसको मिलता है एसेंट. ठीक है, तो ये आर्टिकल 200 कहता है. लेकिन अब आर्टिकल 200 के अंदर ऑफ कोर्स हमें और भी चीजें यहाँ पे मिलती है कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नर एसेंट दे देता है बिल को, तो एक बिल लॉ बन जाता है. अब गवर्नर क्या करता है, रोक देता है अपने एसेंट को, विदहोल्ड कर लेता है अपने एसेंट को, तो ऑफकोर्स बिल लॉ नहीं बनता. तीसरी बात, अगर जो गवर्नर है वो रिटर्न कर सकता है एक बिल को, ताकि लेजिस्लेचर जो है वो उसको रिकंसिडर कर सके बिल को, कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आप एक बार रिकंसिडर कर लो. ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दोबारा आपका वही ओपिनियन है पहले वाला तो मैं कर दूंगा इस सेंटेंस को. ठीक है, लेकिन ये जो रिटर्न है बिल का वो एज सून एज पॉसिबल करना होता है. और यही डीवाई चंद्रचूड़ जी बहुत बार बोलते हैं that under article 200 the governor can return the bill for reconsideration but as soon as possible. इसको आप 2-2 साल तक अपने पास नहीं रख सकते. ओके, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल, वही जैसे कि मैंने बताया कि रिकंसिडर के लिए भेज दिया वापस, और स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा वही ओरिजिनल शेप वाला या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी उसको कर दिया. ठीक है, तो गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा. उस गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है दोबारा वही बिल अगर उनके पास उठ के आ गया तो. ओके, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं लिखी, बस ये लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करना है रिकंसिडरेशन के लिए. एक और ऑप्शन क्या होता है कि एक बिल को रिजर्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए. अब प्रेसिडेंट के पास फॉर एग्जांपल इस बिल को गवर्नर ने देखा ही नहीं, उनको लगा कि अब प्रेसिडेंट देखेंगे इस बिल को. ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया वो बिल. अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट या तो अपना एसेंट दे सकते हैं या अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि आप क्या करें, इस बिल को रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर को मेरे इस मैसेज के साथ. ठीक है, अगर फिर वो बिल जब वो रिटर्न हो चुका है लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो फिर दोबारा री एनैक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, है ना, विद और विदाउट अमेंडमेंट. अब ये गवर्नर के पास वापस नहीं जाएगा, अब गवर्नर का कोई काम ही खत्म हो गया है. ओके, ये जो बिल है ये अब वापस जाएगा प्रेसिडेंट के पास ही, प्रेसिडेंट से ही आया था प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा. यानी कि एसेंट देने वाले कौन है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ही है. ओके, गवर्नर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है. रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट एक ऐसा केस है जहां पे रिजर्वेशन करनी ही करनी है. यानी कि देखिए वैसे तो क्या होता है,
आप कह सकते हैं ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है कि कौन से बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, कौन से को नहीं। ठीक है, एक तरह से डिस्क्रिशन ही है और क्या है, लेकिन एक जगह पे तो ये ऑब्लिगेशन है गवर्नर की कि उनको ये वाला बिल तो रिजर्व करना ही पड़ेगा। वो कौन सा ऐसा केस है? वेयर द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स को छीन रहा है, कुछ उसके बियॉन्ड जा रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है अगर वो बिल, तो तब तो ये मैंडेटरी है कि वो बिल रिजर्व होगा ही प्रेसिडेंट के लिए। और कौन सी कंडीशन में रिजर्व किया जा सकता है? कैन रिजर्व बिल, गवर्नर कौन कौन से केस में रिजर्व कर सकते हैं? अगर जो बिल है वो अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के ही खिलाफ चले जाता है, या वो अपोज करता है डीपीएसपी को, या फिर वो लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ है कंट्री के, या फिर वो ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस वाला कोई मुद्दा है उसमें, ओके, या फिर इट इज डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हम आ जाते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर। आर्टिकल 163 स्टेट करता है that except when required to exercise his or her functions in his or her discretion, the governor is bound by the aid and advice of the council of ministers। यानी कि जब तक डिस्क्रिशन आपकी रिक्वायर्ड ना हो तब तक आप बंधे हुए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। ओके, ये लिखा है किसमें? आर्टिकल 163 में। और जब ये क्वेश्चन उठ जाए कि गवर्नर क्या इस जगह पे गवर्नर को डिस्क्रिशन में एक्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो किसका डिसीजन सुना जाएगा? गवर्नर के खुद का। और गवर्नर का डिसीजन इस केस में फाइनल है। अगर गवर्नर कह दे कि जी हाँ बिल्कुल इस केस में तो मेरा डिस्क्रिशन बनता था, सो इट वाज फाइनल। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नाबम रेबिया केस में, जो 2016 का एक केस है, उसमें कहा था कि अगर ये जो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करता है वो उनकी जुरिस्डिक्शन या पावर के ही बियॉन्ड जाती है, ओके, तो तब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा। इनफैक्ट देखिए, जुडिशियल रिव्यू तो एक ऑल एनकम्पासिंग कॉन्सेप्ट है, वो हर चीज पे अप्लाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो यही कहती है। रीसेंट जजमेंट्स क्या हैं गवर्नर के रोल से रिलेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट। SR बोम्माई के सब देखिए, यहाँ पे विजन आईएएस ने पता नहीं क्या किया, ये आप खुद से पॉइंट पढ़ेंगे तो इतना ब्रीफ करने के चक्कर में, आई वुड रीड इट फॉर यू एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतना ब्रीफ लिखने के चक्कर में अगर कोई बिल्कुल ही नाइव है, बिल्कुल ही बिगिनर है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। SR बोम्माई केस 1994, द कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर्स पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड दैट द सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर शुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। गवर्नर को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन कौन सी पावर? गवर्नर तो अपनी पावर रोज एक्सरसाइज कर रहा है, तो कौन, मतलब बहुत ही सही तरह से ये नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ SR बोम्माई केस में बेसिकली किससे रिलेटेड, ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड बोला जा रहा है। प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन भी तो डिस्क्रिशन ही है गवर्नर की। अगर गवर्नर को लगेगा कि मेरी जो स्टेट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ये स्टेट अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है, तो अब मैं गवर्नर हूँ यहाँ की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर दूंगी कि आप, और अपनी डिस्क्रिशन में, ये मेरे को कोई एक सरकार तो कहेगी नहीं कि आप रेकमेंड कर दो, है ना, प्रेसिडेंट को कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, मेरी सरकार को डिसॉल्व कर दो, ऐसा कौन सी सरकार कहेगी? तो डिस्क्रिशन ही है गवर्नर की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो SR बोम्माई में किया गया था। इससे रिलेटेड SR बोम्माई एक्चुअली कंसर्न है। ओके, तो SR बोम्माई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए यहाँ पे मिसयूज नहीं हो सकता, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वाला ये जो आर्टिकल 356 है, यहाँ पे अपनी डिस्क्रिशन को हम मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है, जस्ट बिकॉज जो रूलिंग पार्टी केंद्रीय स्तर पे है और जो स्टेट के स्तर पे है रूलिंग पार्टी, अगर वो ओपोनेंट्स हैं एक दूसरे के, तो बहुत बार स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगता था पहले, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी द केस, इसीलिए SR बोम्माई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जस्ट बिकॉज गवर्नर शुड बी सेटिस्फाइड कि ऐसी कंडीशन हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, तो ये सेटिस्फैक्शन जो है ये तो सब्जेक्टिव है ना, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या पता आपकी मैलिफाइड सेटिस्फैक्शन हो,
ओके तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, एस आर बोमई बेसिकली कौन थे? ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे 1988 से लेकर 1989 के बीच में। जनता दल की सरकार चला रहे थे, जिसको डिसमिस कर दिया गया था 1989 में ही, जब ऑफ कोर्स कैसे डिसमिस किया गया था? प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से, जो कर्नाटका में इम्पोज किया गया था आर्टिकल 356 के थ्रू, तो तभी ये केस वहां तक पहुंचा था। ठीक है, तो इसीलिए एस आर बोमई केस। तो एस आर बोमई केस आपको पता होना चाहिए, शमशेर सिंह केस आपको पता होना चाहिए। ये जो सारे केसेस है ना, ये एस आर बोमई केस आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड भी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स फेडरलिज्म आर्टिकल 356 गवर्नर एक ही बात है, पर शमशेर सिंह केस डेथ पेनल्टी से रिलेटेड भी बहुत फेमस है। खैर, शमशेर सिंह केस 1974, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं एक्सरसाइज कर सकते वाइल विद होल्डिंग असेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे भी आपको एड एंड एडवाइस की तरह ही एक्ट करना है। ओके, और रीसेंट जजमेंट्स क्या है? स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023। अगर गवर्नर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक बिल का असेंट विदहोल्ड करना है, तो यहाँ पे विदहोल्डिंग असेंट का मतलब क्या है कि उनको रिटर्न करना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया ना, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन देखे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये 4 नहीं है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन हैं गवर्नर के पास। पहला असेंट देना, दूसरा विदहोल्ड करना, तीसरा रिजर्व करना। और इन्होंने ये कह दिया जो विदहोल्ड वाला है ना, विदहोल्ड का मतलब ये नहीं है आप तो कर ही नहीं सकते। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने या फिर एक पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर एक लॉ पास किया है तो आप उसको विदहोल्ड कर ही नहीं सकते, आपको रिटर्न ही करना है। तो विदहोल्ड का मतलब इज रिटर्निंग ओनली। ठीक है, तो अब ये इसको दोबारा सुनिएगा, जो बात मैंने बोली आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गवर्नर अगर डिसाइड करते हैं कि उनको असेंट को विदहोल्ड करना है, देन ही और शी हैज टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटर फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, so Supreme Court observed that the governor has only 3 options as per Article 200, granting assent, withholding assent और referring to the president, जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर आप इसके बियॉन्ड भी कोई ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते आप, वो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि। ओके, सो दिस इज स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023। वाइस चांसलर केस 2023, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो उसके जो चांसलर होते हैं वो मोस्टली बाय डिफॉल्ट कौन हो जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। वैसे ही अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए डी फैक्टो या स्टैट्यूटरी, मोस्टली स्टेट्स में यही है, जो चांसलर है यूनिवर्सिटी के वो गवर्नर होते हैं। फिर वाइस चांसलर पे मुद्दा आता है कि वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करेगा, ये वो। ठीक है, तो इसलिए जो चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटीज के वो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर इस जगह गवर्नर की तरह, अब देखिए गवर्नर इस जगह यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में काम कर रहा है ना, तो उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? या फिर उसमें फॉर एग्जाम्पल स्टेट कहाँ से आ गई फॉर दैट मैटर? वो तो एडुकेशनल एक चीज़ है ना, यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ है। तो गवर्नर जब एक अपनी स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में यूनिवर्सिटी चांसलर के रूप में फंक्शन कर रहा है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस नहीं आएगा। नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंपॉर्टेंट फॉर यू आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, क्योंकि आपको लगेगा जब हर चीज़ में एड एंड एडवाइस है तो यहाँ पे भी एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही काम करना है चांसलर को, यानी कि गवर्नर को। यहाँ नहीं है ऐसा। ओके, देन तमिलनाडु गवर्नर केस। गवर्नर कैन नॉट रेफर द बिल्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली। जी हाँ, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल क्या किया गवर्नर ने बोल दिया कि जी मैं विदहोल्ड कर रहा हूँ इस बिल, इवन आई एम विदहोल्डिंग माई असेंट टू दिस बिल। ठीक है, मतलब ये मैं इसको लॉ नहीं बनने दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बिल वहीं का वहीं खत्म हो गया। फिर तमिलनाडु की असेंबली ने क्या किया? सेम बिल को री एनैक्ट किया, दोबारा से पास करवाया सबसे। ठीक है, एंड नाउ दैट बिल हैज बीन री एनैक्टेड। नाउ दिस री एनैक्टेड बिल कैन नॉट बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट टू यू। पहले क्या किया? तमिलनाडु के गवर्नर ने एक बिल को
अपना असेंट विदहोल्ड कर लिया, वो बिल वहीं पे खत्म हो गया, लॉ नहीं बना। ठीक है, अब क्या किया तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस किया, एक नए बिल को, वही वाले बिल को, ठीक है, उसी कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया, सबसे पास करवाया. नाउ दैट बिल हैज बीन री एनैक्टेड and then again it would go to the governor, of course, otherwise it won't become a law. And now what the governor says, and I'm referring this bill to the president, now governor cannot do that. This re-enacted bill cannot be referred to the president. So that is the rule here. Okay, तीनों ही बहुत important थे. So it was of course very very important. क्या issues हैं और गवर्नर के रोल से रिलेटेड? पेंडिंग डिसीजंस, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया. सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, जो आप जानते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट का एजेंट बोला जाता है गवर्नर को, इनफैक्ट रूलिंग पार्टी का लॉन्ग आर्म बोला जाता है. ओके और हम थोड़ा सा आप जानते भी हैं पॉलिटिकल बायस देखते हैं गवर्नर्स के पार्ट पर. ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, हमेशा से ही हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये डेडलॉक अगर रहेगा ही गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ऑफ कोर्स सफर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, बर्डन ऑन जुडिशरी, तो ये लड़ते रहेंगे. और ऑफ कोर्स फिर जैसे अभी हो रहा है कि कोई पहले केस नहीं है जो गवर्नर के खिलाफ ये तीनों स्टेट्स लेके गई हैं, और केसेस पेंडिंग हैं, और भी जजमेंट्स आई हैं जो शायद हम आगे देखेंगे, यानी कि अगले महीने शायद. ठीक है, तो ये अननेसेसरी बर्डन जो जुडिशरी पे पड़ रहा है जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे इस तरह का डेडलॉक देख रहे हैं. तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन और वेंकटचलिया कमीशन की रिकमेंडेशंस. कुल मिला के ये तीनों ही कमीशन एक बात कहती हैं कि जो गवर्नर है वो पॉलिटिकली बायस्ड नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है, और अपनी डिस्क्रिशन को, जैसे अगर मैं यहाँ सरकारिया कमीशन को देखूं, सरकारिया कमीशन ये कहती है कि केवल रेयर सर्कमस्टांसेस में ही गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज करे अपनी डिस्क्रिशन को. ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनली लग रहा है उसको, तब तो अपना यू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, अदरवाइज यू डोंट डू दैट, क्योंकि बिल को रिजर्व करना भी तो एक डिस्क्रिशन ही है. यू डोंट डू दैट. ओके, और सरकारिया कमीशन ये कहती है जो गवर्नर है वो एक डिटैच्ड आउटसाइडर होना चाहिए. इन द सेंस अगर मध्य प्रदेश के गवर्नर है तो वो हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए या हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट होने चाहिए. ओके, ऐसा हो ताकि उनको वहां की पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है. सो अ डिटैच्ड आउटसाइडर and a person of eminence in some walks of life. Okay, they must have done something good, something very intellectual, something very impactful on the ground level. Okay, ऐसा. And they should not be acting as an agent of the president, of course. क्योंकि ये, और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है ना, गवर्नर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो किसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट की. और प्रेसिडेंट का मतलब सरकार, केंद्रीय सरकार है ना. तो इसको क्या कर, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, आप ऐसा कुछ रूल लेके आए कि गवर्नर को ऐसे रिमूव किया ही नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज नई सरकार आ गई है ना, और ये हमारी चॉइस का गवर्नर नहीं है, बदल दो, ये कर दो. कुछ समथिंग मस्ट बी डन अबाउट इट. पुंची कमीशन क्या कहती है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप तो मतलब ये अभी एज सून एज पॉसिबल वाली चीज टाइम लिमिट को लेके है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट है नहीं. तो पुंजी कमीशन क्या कहती है, गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर हिज और हर असेंट विद इन 6 months. तो यह पुंची कमीशन तो जरूर लिखिएगा क्योंकि इन्होंने टाइम लिमिट दी है, और टाइम लिमिट को लेके ये पूरा मुद्दा था कि पेंडिंग चल रहा है, डिले हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और गवर्नर की टर्म फिक्स कर दो 5 साल. उनका जो रिमूवल है वो एक रेजोल्यूशन के माध्यम से होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के. कहते हैं वेंकटचलिया कमीशन. जी हाँ, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट की, जो गवर्नर जिसमें पार्टिसिपेट करता है उसमें भी वो एक्ट करे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, अपनी डिस्क्रिशन वहां नहीं यूज हो सकती डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा वेंकटचलिया कमीशन ने कहा है. अब हम आते हैं स्पेशल एंड लोकल लॉज के ऊपर. आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इफ यू गो बाय माई सजेशन, आई डू बिलीव, हाँ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ऑफ कोर्स आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़पेपर्स में आया है दैट दे हैव बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम रिफॉर्म्स. पर मेरे हिसाब से अगर आप फॉर एग्जाम्पल वे फॉरवर्ड या कुछ अपने सुझाव आपसे पूछे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, उसमें क्या कमी रह रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो आप बोलिए कि देखिए स्पेशल लोकल लॉज जो है उनके भी रिफॉर्म्स की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल यूआपा, फॉर एग्जाम्पल
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है ना, तो इनको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो वेग है, एम्बिगियस है, ये है वो है। तो ये आपका एक पॉइंट बन जाता है मोर और लेस। और बस इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल एंड लोकल लॉज है क्या। ये पूरा आई डोंट थिंक आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, कभी भी नहीं। ओके फिर भी हम देख लेते हैं ब्रीफली कि ये क्या है। रिसेंटली आप जानते हैं कि 3 बिल्स आए हैं, ओके जिससे हम क्या करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं क्रिमिनल लॉज को। 3 बिल्स का नाम क्या है आप जानते हैं? भारतीय न्याय संहिता, वेयर इज इट रिटन? ओके खैर, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, और ये साक्ष्य है ना, साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य संहिता, ऐसा जो आया है, ये बेसिकली जो तीनों है इंडियन पिनल कोड को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तो मतलब ये तो जेनरिक कोड्स एंड लॉज हैं। ये स्पेशल लॉज और लोकल लॉज को रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं स्पेशल लॉ क्या होता है। स्पेशल लॉ स्पेशल इश्यूज के साथ डील करता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, जैसे टेररिज्म, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो इसीलिए इसके लिए आया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। लोकल लॉ का मतलब क्या है, जो इस लोकल, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया, एक स्टेट के लिए बना है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। ओके तो ये चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है SLLs की, यानी कि स्पेशल एंड लोकल लॉज की। तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्राइम इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2021 ये बताता है कि 39.9% ऑफ ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसके लिए आप एक ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्राइम को विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ओके, और अरेस्ट हो सकती है वारंट के बिना। ठीक है, वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो 39.9% ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो 2021 में रजिस्टर किए गए, वो स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर रजिस्टर किए गए थे। तो ऑलमोस्ट 40% ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो इन लॉज के अंडर हो रही है, और ये रिफॉर्म ही नहीं हो रहे। हाउ इज दैट टेनेबल? ओके, इफ एफिशिएंसी इन एनफोर्समेंट। अब देखिए, जो ये स्पेशल लॉज है ना, क्योंकि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप लॉ ही ले आए पूरा, क्योंकि वो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था, तो ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन होगी, स्पेशलाइज्ड स्टाफ है, स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, तो बेसिकली वो मुद्दा तो बहुत अच्छे से डील किया जाएगा, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो एफिशिएंसी आ जाएगी उसके इन्फोर्समेंट में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं स्पेसिफिक उनके लिए, है ना। सो ये चीज, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ऑफ कोर्स जो कुछ स्पेशल लॉज हैं वो विमेन, चिल्ड्रन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिकली हैं, जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 का, पॉक्सो एक्ट 2012 का। सो दीज आर स्पेशल लॉज। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जी हाँ बिल्कुल। अभी देखिए बहुत देखिए ये तो मतलब बोलना भी बेकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये साइबर क्राइम, दिस दैट, आई मीन दिस इज द एरा, वी आर लिविंग इन दिस एज। तो ये स्पेशल लॉज इन तरह के क्राइम्स को डील करने के लिए बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ओके, तो क्या जरूरी है, क्या जरूरत है SLLs को रिफॉर्म करने की, क्योंकि यहाँ पे है अनक्लियर डेफिनेशंस। जैसे यूआपा अगर आप देखेंगे तो उसमें टेररिस्ट एक्ट बस लिखा है, टेररिस्ट एक्ट क्या है वो बहुत वेगली डिफाइंड है। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट तो हो गया, लेकिन क्या, कौन सी, क्या होती है अनलॉफुल एक्टिविटी? बस उसमें स्केड्यूल पे स्केड्यूल ऐड करते जाओ या क्राइम पे क्राइम ऐड करते जाओ, लेकिन डेफिनेशन नहीं है कोई। ठीक है, और अनक्लियर है भी तो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ये अगर आप देखेंगे तो ओके, एप्लीकेबिलिटी डिलेमा। अब देखिए, हाँ, कहीं जो स्पेशल लॉज है ना, उसकी एलिजिबिलिटी बड़ी अजीब है और बहुत वेग है। जैसे अगर आप पॉक्सो देखेंगे तो पॉक्सो 18 साल से नीचे अगर कोई भी दो बच्चे हैं, दे आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, तो वो इट वुड कंसिडर्ड एज रेप, जबकि वो कंसेंचुअल हो सकता है ना। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, एप्लीकेबिलिटी डिलेमा, किस पे अप्लाई करें किस पे नहीं करें। ओके, क्लैरिटी इशू,
अब यहाँ पे कैटेगराइज करना कि ये मैटर क्रिमिनल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. डाइल्यूशन ऑफ ड्यू प्रोसेस. आप ये भी जानते हैं कि कैसे यूआपा के अंडर, एमसीओसीए के अंडर कैसे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स है सर्च और सीजर की. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे और जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. ड्यू प्रोसेस क्या कहता है? अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जाएंगे, ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी वही है जो लॉ में लिखा है, यानी कि वो भी सही है, और जो लॉ है वो भी सही होना चाहिए. ठीक है, ये ग्लोबल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं ड्यू प्रोसेस की, यानी कि लॉ ही अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें ही कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और प्रोसीजर तो सही होना ही चाहिए, है ना. तो ये चीज़ है. लेकिन यहाँ पे जैसे आप एमसीओसीए में देखेंगे, और हाँ, जैसे एमसीओसीए का एग्जाम्पल ले लीजिए. वहां पे जो अगर आप कन्फेस करेंगे किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कि मैंने किया है, यूजुअली जो कन्फेशंस होते हैं वो एडमिसिबल थोड़े होते हैं कोर्ट में, वो आपके खिलाफ एविडेंस के रूप में नहीं काम कर सकते. लेकिन एमसीओसीए के अंडर एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर्स. तो यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है ड्यू प्रोसेस का. स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, जी हाँ बिल्कुल, कैसे यूआपा, नारकोटिक ड्रग्स एक्ट, है ना, दे मेक बेल्स almost impossible. तो वे फॉरवर्ड ये सब कुछ आप देख सकते हैं. इट्स जेन्युइनली नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा स्पेशल लॉज वगैरह. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दो पेपर्स के परस्पेक्टिव से, और प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा. आप GS4 के परस्पेक्टिव से भी पढ़ेंगे इसको, GS2 के भी परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे. आई मीन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, let's just delve deeper into it. What do we need to do today? Okay. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, पहले भी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऐसा डायरेक्ट, तब भी नहीं फॉलो किया गया था. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि फिल कर दीजिए वैकेंसीज जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में है, क्योंकि इसकी वजह से हो रही हैं बहुत सारी पेंडेंसीज, डिलेज. ओके, और अगर आप वैकेंसीज फिल ही नहीं कर रहे, तो आप RTI एक्ट 2005 को एक डेड लेटर बना रहे हो. राइट है, पर उसको एक्सरसाइज करने के लिए स्टाफ ही नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बिग इशू. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019. आप जानते हैं कैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वो RTI एक्ट 2005 के अंडर आती है, और इसकी जो जूरिसडिक्शन है यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो एक्सटेंड होती है ओवर ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज. ओके, अगर लेकिन फिर क्या हुआ, ये RTI एक्ट 2005 अभी के लिए भूल जाइए, यानी इसके कंटेंट को भूल जाइए, आप 2019 पे आ जाइए. 2019 में अमेंड किया गया था RTI एक्ट 2005 को, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं और ऑफ कोर्स बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि कंप्लीटली RTI एक्ट को सरकार के हाथ में ले लिया गया. यानी कि सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर्स दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कितना टर्म होगा एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ओके, या फिर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर दिस 2019 की अमेंडमेंट विल नोटिफाई द टर्म एंड क्वांटम ऑफ सैलरी ऑल्सो ऑफ CIC एंड ICs. CIC यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, रूल्स के माध्यम से केंद्रीय सरकार ने कहा कि हम उसको नोटिफाई कर देंगे, आपकी सैलरी कितनी है, आपका टर्म कितना है. फिर आते हैं रूल्स. तो रूल्स ने नोटिफाई किया, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो अपना होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. पहले कितना होता था, 5 साल, ओके, और रिटायरमेंट एज 65 years. पर ऑफ कोर्स ये यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया गया. अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, जो कि ऑफकोर्स हर साल पूछा जाता है, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. आप लिख देते हैं सनराइज लेजिस्लेशन, ये वो इधर उधर की बातें. तो आप ये लिखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपका हक है इंफॉर्मेशन लेने का. ठीक है, सो राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स दैट
any Indian citizen can request any information which is of course supposed to be public knowledge from offices and departments of state or central governments. I again repeat, this is a very good introduction, simple yet very apt. RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from offices and departments of state or central governments. Okay? 1986 पे आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस में डायरेक्ट किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमें आर्टिकल 19 के, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके पास फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंडर स्पीच की और एक्सप्रेशन की, ठीक है, कुछ बोलने की और कुछ एक्सप्रेस करने की, लेकिन ये तब तक पूर्ण नहीं है जब तक आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन ना हो। आप समझ रहे हैं? तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 के अंडर ही आती है, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन नो स्पीच इज पॉसिबल, नो एक्सप्रेशन इज पॉसिबल, इट कैन नॉट बी फुली यूज्ड बाय द सिटीजंस। ओके, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, उसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को, 2002 के इस एक्ट को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रेलिम्स में ये चीज लिखी है दैट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रिप्लेस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। या फिर ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 वाज अ प्रिकर्सर टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ये चीज। लेकिन देखिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का एक केस देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़े सारे अपने जजमेंट में ये बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस दैट, है ना। तो क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था ना, इससे पहले कोई ऐसा लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता था, तो किसी को भी अगर सिटीजन को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो वो अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी हर एक जजमेंट में ये कह रही है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको एक्सरसाइज कैसे करें? इसके लिए कोई बॉडी तो है नहीं, कोई लॉ तो है नहीं, तो इसीलिए क्या करते थे सारे सिटीजन्स, अभी कभी भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बार बार जाते थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब इससे क्या हो रहा था, ऑफ कोर्स अननेसेसरी लिटिगेशन ऑल द टाइम। एक सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी, मतलब बहुत बेसिक, तो उसके लिए भी आपको कहाँ जाना है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये बहुत टीडियस हो रहा था, जिसकी वजह से फाइनली एनैक्ट किया गया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फिर आप कहेंगे अगर इतना ही अच्छा एक्ट था, है ना, इट वाज अ सेंट्रल एक्ट, इम्पैक्टफुल, है ना, फिर इसको रिप्लेस क्यों किया गया आरटीआई द्वारा? क्योंकि एक्चुअली ये एक्ट का अगर आप कुछ सेक्शंस थे, जैसे सेक्शंस 4 to 12 अगर आप देखेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो इसमें एक बात लिखी थी कि ये एक्ट क्या करता है, एम्फसाइज करता है ड्यूटीज के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर पब्लिक अथॉरिटीज की, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांसपेरेंट रहें, ये इन्फॉर्मेशन निकालें। अच्छी बात होगी, आप निकाल देंगे, बी गुड अथॉरिटीज एंड ऑल, है ना, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ एक्ट था, राइट ओरिएंटेड नहीं। यहाँ पे पीपल्स फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोटेक्शन, इस पे कुछ एम्फेसिस था ही नहीं। इसीलिए केवल यही रीजन है जिसकी वजह से हमें मिलता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ओके, 2005 का, क्योंकि इसका जो एम्फेसिस है वो पीपल्स राइट के ऊपर है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नोडल एजेंसी क्या है इम्प्लीमेंट करने वाली आरटीआई एक्ट को? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। की प्रोविजंस क्या है आरटीआई एक्ट 2005 के? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। ये पहली बात तो सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीलिम्स में आया पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, प्रीलिम्स में आया आरटीआई एक्ट के ऊपर, और उसमें एक पॉइंट लिखा है दैट आरटीआई एक्ट 2005 डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज ट्रू। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है? कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो एस्टैब्लिश किया गया है या कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, by any other law made by parliament or state legislature, by notification issued or ordered
or order made by appropriate government and includes any body owned, controlled and substantially financed by the government, non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. ये सब कुछ आती हैं पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, ठीक है। अब यही तो डिमांड है ना लोगों की कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर ले आओ इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। आता है मतलब देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आ ही रही है इस डेफिनेशन में डायरेक्ट। अब देखिए लोग कह देंगे कि लॉ के अंडर आता है ये, जब तक आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर खुद को रजिस्टर नहीं करते तब तक आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनते, है ना। तो उस लॉजिक से अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पब्लिक अथॉरिटी, ओके। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ डिमांड, बट यू मस्ट नो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन H डिफाइन करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी को। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B lays down information which should be disclosed by public authorities। तो यहाँ पे देखिए सुओ मोटो या प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की बात की जा रही है। ड्यूटी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे अभी भी है कि अच्छा यही होगा कि कुछ फालतू क्यों अपील्स एप्लीकेशन से क्यों चाहिए आपको। सुओ मोटो प्रोएक्टिव बेसिस पे आप भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन बनिए ना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनिए, आज के ज़माने की फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन बनिए। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B ये कहता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए, ओके, सुओ मोटो बेसिस पे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अ पर्सन जिसको इंफॉर्मेशन इच्छुक है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने वाला, ओके, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि इंफॉर्मेशन रिटन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से किसको, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट PIO को। सेक्शन 7 फिक्स करता है टाइम लिमिट जिसके अंडर PIOs को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। और सेक्शन 8 जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है RTI एक्ट का या कंसर्न है, सेक्शन 8 डील करता है एग्जेम्पशंस के साथ कि कौन कौन सी केसेस में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बहुत रिसेंटली जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो सेक्शन 8 के अंडर यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी वाला क्लॉज लगा के वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर देते हैं, ओके। तो ये सेक्शन 8 तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, ओके। क्या एग्जाम्पशंस हैं हम देख लेते हैं इससे पहले कि हम सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 पे आए। बाकी रीसेंट एग्जाम्पशन देख लेते हैं। ये न्यूज़पेपर में भी आई थी, आपने बिल्कुल हेडलाइंस में भी पढ़ा होगा कि रिसेंटली केंद्रीय सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बोला है, नोटिफिकेशन इशू की गई थी सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 के अंडर RTI एक्ट की कि हम एग्जेम्प्ट करते हैं सर्ट इन को यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को फ्रॉम द परव्यू ऑफ RTI एक्ट, ओके। और ऐड कर दिया गया है सर्ट इन को सेकंड स्केड्यूल में। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली हैं, सेक्शन 24 और सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 24 क्या है जिसके अंडर ये नोटिफिकेशन इशू की गई। सेक्शन 24 RTI एक्ट का ये कहता है कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफाई की जाएंगी सेकंड शेड्यूल में। मतलब सेक्शन 24 ये कहता है कि उन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है जो सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड करप्शन की एलिगेशंस है, ह्यूमन राइट वायलेशन की एलिगेशन है, तब ये एक्सक्लूडेड नहीं है, ओके। अब आते हैं सेकंड शेड्यूल के ऊपर। सेकंड शेड्यूल में सारे इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे, जैसे रॉ, IB, है ना। और अब तो सर्टेन भी आ गया है। तो अभी हम देखें तो 27 एजेंसीज हो गई हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। फिर हम आते हैं बाकी एग्जाम्पशंस के ऊपर। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 इसमें लिखी हुई हैं सारी एग्जाम्पशंस, ठीक है। जैसे वो इंफॉर्मेशन जो इफेक्ट करती है सॉवरेनिटी को, भारत की इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, है ना। या फिर कोई फॉरेन स्टेट के साथ रिश्ता ही बिगड़ जाएगा ये इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई तो, या फिर ये इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई तो ऑफेंस इंसाइट हो जाएगा कोई, या फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या इससे हो जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, या इसमें कुछ कमर्शियल कॉन्फिडेंस या IPR रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिससे कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है एक पर्टिकुलर पार्टी की वो हार्म हो रही है ना। तो अनलेस ऑफ कोर्स एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, ठीक है।
तो खैर अभी और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक इंसान फिड्यूशरी रिलेशनशिप में गेन करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना, या फिर एक इंफॉर्मेशन जो किसी सरकार ने फॉर एग्जांपल गेन की है इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको रिलीज करने से एक इंसान को मार ही दिया जाएगा, उस पर अटैक हो जाएगा, उसकी फिजिकल सेफ्टी हार्म हो रही है, उसकी लाइफ एंडेंजर हो रही है। ओके, तो ये सारी चीजें, कैबिनेट पेपर्स जिसमें डेलिब्रेशंस की यानी बातचीत की रिकॉर्ड के कैसे ये डिसीजन लिया गया, कैबिनेट डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, ये सारी चीजें, कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कोई क्यों पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगना चाहेगा, लेकिन आप फिर भी उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो सेंसलेस है। ठीक है, तो किसी भी इंसान की अगर इन्वेजन हो रहा है प्राइवेसी का, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं रिलीज की जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में लिस्टेड है। फिर आते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर देखी, अगर वो इंफॉर्मेशन से बड़ा है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तब ये सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। कंसर्न्स क्या है आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड? पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। आई थिंक हमने पॉइंट पहले भी देखा है कि जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है, पहली बात तो कई जगहों पे रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन मांगते तो कहते हैं हमने तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं रखा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, है ना। फिर जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रखा जा रहा, इतना डिस्पर्स्ड है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे, ठीक है, या फिर वो गुम गया है। ओके, तो ये है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे, रीसेंट टाइम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिल्डिंग्स के ऊपर, लैंड टाइटल्स के ऊपर मांगी गई, तो वो रिकॉर्ड था ही नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ, जी हाँ, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स स्टडी अगर आप देखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ आर्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स स्टडी का ये कहना है जो टोटल नंबर ऑफ आरटीआई पिटिशंस डल रही हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बन रही है ना। सो दे रोज बाय 83%, 2012 से लेके 2018-19 के बीच में आप देखिए, 12-13 से लेके 2018-19, इसी सेम पीरियड में अगर आप देखेंगे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, है ना, मैंडेटेड टू हैंडल देम, इंक्रीज बाय ओनली 13%। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो है ही है। और साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही हैं, इनके इनके ऊपर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं, और इनफैक्ट कई जगहों पर तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी नहीं है, ऐसी भी स्टेट्स हैं। और ह्यूज पेंडेंसी एंड डीलेज, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, अगर आप सतर्क नागरिक संगठन स्टडी इसको कोट करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि आरटीआई के ऊपर बहुत डेटा निकालते रहते हैं। सतर्क नागरिक संगठन स्टडी, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स वर पेंडिंग एज ऑफ जून 2022। थ्रेट एंड वायलेंस, अब देखिए ये भी आप जानते हैं, पिछले 15 साल में 80 लोगों से ज्यादा जिन्होंने आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल की थी, इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की थी सेंसिटिव मुद्दों पे, है ना, दे हैव बीन किल्ड। बाकी जो 175 लोग हैं, दे वर अटैक्ड ब्रूटली, दे समहाउ एस्केप्ड डेथ। और बहुत सारे एप्लीकेंट्स हरास किए गए, उनकी फैमिली को हरास किया जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ऑफ कोर्स रूरल एरियाज में तो लैक ऑफ अवेयरनेस ही है, इसीलिए लॉ ही अंडर यूटिलाइज रह जाता है। तो क्या करें? पहली बात तो वैकेंसीज फिल अप करें। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर सारी वेकेंट पोस्ट को फिल कर दें। अवेयरनेस जनरेट करें, स्कूल और कॉलेज करिकुलम का पार्ट बना दीजिए। अगर वोटर एजुकेशन डाल रहे हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी डाल दीजिए कि आपका हक है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन, आप विसल ब्लोअर्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उनके लिए सेफ एनवायरमेंट, वैसे तो विसल ब्लोअर्स एक्ट एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल ऐसा कुछ सेफ एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं अपनी जान को भी जोखिम में रख के, और उनकी कभी आइडेंटिटी पता ही नहीं चलेगी। सो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ टू बी देयर। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ताकि वो अप टू डेट रह सकें, आरटीआई एक्ट के सारे प्रोविजंस के साथ फेमिलियराइज हो जाएं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आने चाहिए पीआईओज के लिए भी। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ को भी आप अपना लें, ओके, ताकि बर्डन ही रिड्यूस हो जाए ना आरटीआई एप्लीकेशंस का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपने देखा होगा कैसे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें ग्रांट कर दो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। किसको? बिहार को। ठीक है, बिहार क्यों डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? क्योंकि इनका ये कहना है कि हम we are dealing with poverty and backwardness, there is lack of natural resources here। हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है वो परमानेंटली फ्लड्स में रेगुलर फ्लड्स देखता है, और जो हमारा सदर्न पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा ड्राउट्स देखने के लिए मिलते हैं। और जब से हमारा बाइफिकेशन हुआ है बिहार का झारखंड और बिहार में, तो तब से झारखंड के पास चली गई सारी अच्छी इंडस्ट्रीज, सारी की सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट झारखंड के पास चली गई, और हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बची नहीं। ओके और आप जानते हैं बिहार के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी डिमांड कर रहे हैं SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से, ये रहा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, अभी तो कोई नहीं है। आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन इन 2018 इनका डिसीजन लिया गया था, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी, उसके बाद से कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को ग्रांट नहीं किया जा रहा। खैर, क्या क्राइटेरिया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से? या तो आप हिली और डिफिकल्ट टेरेन वाली आपकी जगह है, ओके, जहाँ पे प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत कम लोग रहते हैं, स्पेर्स पॉपुलेशन है, और आपका जो पॉपुलेशन है भी उसका साइजेबल प्रोपोर्शन ट्राइबल पॉपुलेशन का है, आपकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक है, यानी कि बॉर्डर्स के अलोंग है, ओके, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, नॉन वायबल नेचर ऑफ फाइनेंसेस, जो आपके फाइनेंसेस हैं वो नॉन वायबल हैं। अगर हम देखें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, तो ये क्लासिफिकेशन है जो ग्रांट किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, ताकि असिस्ट किया जा सके इन स्टेट्स की डेवलपमेंट को, क्योंकि ये फेस कर रहे हैं जोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1969 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको भी, इसको 4th लिखा जा सकता है, 3rd लिखा जा सकता है, 10th लिखा जा सकता है, यूजुअली 4th 3rd ऐसा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों रेकमेंड किया गया था? ताकि कुछ डिसएडवांटेज जो स्टेट्स हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाए, उनमें बनाए जाए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड, रिजर्वेशन मिले लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में, और भी ये चीज़ें, ठीक है। जो SCS स्टेट्स हैं उनको ग्रांट्स मिला करते थे एक फॉर्मूला के बेसिस पे, जिसको हम गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि गडगिल मुखर्जी कमेटी ने ही ले डाउन किया था फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था ये? बेसिकली सेंट्रल असिस्टेंस का या ग्रांट का नियरली 30%, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 100% असिस्टेंस है, यानी कि चलिए आप ऐसे देख लीजिए, 100 रुपये सेंट्रल असिस्टेंस है स्टेट्स के लिए, ठीक है। सेंटर स्टेट्स को 100 रुपये दे रहा है, तो इसमें जो 30 रुपये है वो SCS को मिलेंगे, SCS स्टेट्स को, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को, ठीक है। तो ये था गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। In the past, SCS had been granted by the union government to states having certain characteristics, जो ऊपर हमने देख लिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये रेकमेंड किए थे। In 1969 अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को बोला गया था, बेसिकली लेबल किया गया था SCS, ठीक है। तो 1969 में ही 3 स्टेट्स बेसिकली SCS बनी थी, जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड, ठीक है। फिर उसके बाद 8 और स्टेट्स को SCS दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो बहुत ही क्लीशे टाइप्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोविजन, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। जी हाँ, स्पेशल प्रोविजन ज़रूर है, जैसे आर्टिकल 371, 371A, 371H, 371J, 371F जो सिक्किम के लिए है, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती हैं, ओके, बट जिसे हम एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी कहते हैं, बट देयर इज नो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली चीज़, ओके। फिर क्या हुआ? रिकमेंडेशन आती है 14th फाइनेंस कमीशन की, SCS हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, और कोई SCS सबसे ग्रांट नहीं दिया जा रहा किसी भी स्टेट को। लेकिन ऑफ कोर्स इसका जुगाड़ निकाला है फाइनेंस कमीशन ने 41% ही डिविजिबल पूल बना दिया है,
ठीक है, तो ये ओवरऑल बढ़ा दिया इन्होंने, पर हाँ SCS नहीं हो रहा। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को, ये हमने देख लिया गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से। अगर 100 रुपये असिस्टेंस है तो 30 रुपये SCS स्टेट्स को ही जाएंगे। ओके, फंडिंग, अगर जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है तो उसमें जो सेंटर स्टेट फंडिंग का रेशो है वो 90:10 होता है। ओके, तो 90% आएगा उस स्कीम के लिए पैसा केंद्रीय सरकार द्वारा और केवल 10% आपको लगाना है अपनी तरफ से, है ना। तो ऑफ कोर्स ये तो ज़्यादा फेवरेबल है 60:40 जो चल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में उससे। कंटिन्यूटी ऑफ अनस्पेंट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। मे भी ऐसा लिखा होगा कि जो एक साल में पैसा अगर बच गया, अनस्पेंट मनी एक फाइनेंशियल ईयर वाला जो आपको मिला, तो इट कुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि जी हाँ, अगर आप एक साल में थोड़ा पैसा आपका बच गया तो वो लैप्स नहीं होता, वो अगले साल में भी आप यूज कर सकते हैं, और अगले साल का तो मिलेगा, तो वो मिलेगा ही, वो तो आप ही का है। ठीक है, इंसेंटिव्स और भी बड़े सारे इंसेंटिव्स, कंसेशन मिलना कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज में, इनकम टैक्स रेट्स में, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में, ये सब कुछ। ठीक है, डेट स्वैपिंग, डेट रिलीफ स्कीम्स भी। कंसर्न्स क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड? क्राइटेरिया, लैक ऑफ कंसेंसस है क्राइटेरिया के ऊपर ही। अभी हमने ऊपर देखा ना क्राइटेरिया जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए SCS स्टेटस दिया गया था उत्तराखंड को, आप जानते हैं राइट, क्योंकि एक बॉर्डरिंग हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड, चाइना को बॉर्डर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन झारखंड को और छत्तीसगढ़ को ऑफ कोर्स ये डिनाई किया गया, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ काफी नीचे है उत्तराखंड के कंपैरिजन में ग्रोथ पैरामीटर्स पे। तो जस्ट बिकॉज एक स्टेट हिमालयन स्टेट है तो बाकी स्टेट्स जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस। ओके, एज फार एज दिस criteria is concerned. Okay, so interstate disparities. जी हाँ, ऐसे ही मतलब अगर आप कुछ स्टेज को, अभी हमने देखा जैसे आपने उत्तराखंड को आप बढ़ा देंगे लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ वैसा ही रह जाएगा, सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हो जाएंगी, है ना, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं ना कहीं इम्पिंज होता हुआ दिखेगा। और आप इनकरेज कर रहे हैं फिजिकल डिसिप्लिन को भी, क्योंकि अगर आप ऐसे डेट स्वैपिंग, डेट रिलीफ स्कीम्स लेके आते रहेंगे तो जो स्टेट्स हैं दे वुड कीप ऑन स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर सर्विसिंग कैपेसिटी, इससे होंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, जैसे अगर अभी हम देखें आउटस्टैंडिंग गारंटी जो SCS स्टेट्स रह चुकी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, अगर इसमें देखें आउटस्टैंडिंग गारंटी एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP इज 20%, विच इज ह्यूज। हिमाचल प्रदेश में 10%। और फिजिकल बर्डन जो आएगा केंद्रीय सरकार पे, क्योंकि आप देंगे 90:10 के रेशो वाली फंडिंग, तो 90% फंड्स आप देंगे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है। वे फॉरवर्ड क्या है? डिपेंडेंसी रिड्यूस की जाए SCS स्टेट्स की सेंट्रल असिस्टेंस पे, कैसे? प्रमोट करके लोकल इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को, डाइवर्सिफिकेशन को इकोनॉमी की। क्राइटेरिया, जी हाँ, क्राइटेरिया पे लैक ऑफ कंसेंसस है, तो क्या किया जाए? ensuring that the criteria reflect the unique challenges faced by these states, input लिया जाए relevant stakeholders द्वारा भी। okay, so you must include states socio-economic backwardness along with low resource base, मतलब socio-economic backwardness वाला criteria लेके आइए, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार ऐसी states भी आ सकें स्टेटस में। इंटरस्टेट कोलैबोरेशन हो जिससे स्ट्रेंथन हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सके, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग के माध्यम से या और इस तरह की चीज़ों से। रोड अहेड क्या होगा? अब देखिए अबॉलिशन तो हो ही चुका है SCS का, तो अब क्या करें फिर आगे? कोर एंड ऑप्शनल स्कीम्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है कोर और ऑप्शनल स्कीम्स में। ठीक है, ऑप्शनल स्कीम्स ऑप्शनल है और कोर तो करनी है, लेकिन कोर स्कीम्स के अंडर भी क्या करना है आपको? बेसिकली जो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम्स हैं उसको कोर ऑफ द कोर बना दीजिए, जैसे मनरेगा। ठीक, कोर में से भी कोर है, कोर में से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स हैं, तो इनको सबसे पहला फंड का हकदार ये है। ओके, फिर उसके बाद सेंटर एंड स्टेट फंडिंग पैटर्न फॉर कोर एंड ऑप्शनल स्कीम्स।
जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न और 3 हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90:10 और 80:20 हो सकता है हिमालयन स्टेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश, JNK एंड उत्तराखंड. JNK इज अ यूनियन टेरिटरी यू वुड से, बट अगेन वी आर काउंटिंग इट लाइक दिस ईयर ओनली. बाकी स्टेट्स के लिए 60:40 या 50:50 रिस्पेक्टिवली. रिलीज ऑफ फंड्स, ओके, एक रोबस्ट पॉलिसी के हिसाब से रिलीज कीजिए. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए. अरेंजमेंट फॉर यूटीज, all core and optional schemes should be funded 100% by center in all UTs. ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है. आईना डैशबोर्ड जो सिटीज के लिए आया है वो लाई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसमें क्या होगा, इसमें इंफॉर्मेशन होगी सिटीज के स्टेटस के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज में. ठीक है, कौन से थीमेटिक एरियाज हैं? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज. आप इसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपकी सिटी, और वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको आईना डैशबोर्ड में. जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं अक्रॉस द कंट्री वो वॉलंटरली सबमिट करेंगे अपने इस डेटा को. ओके, ऑलराइट. मिनिस्ट्री थ्रू डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड हैंड होल्डिंग. तो बेसिकली क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन का ये कॉर्पोरेशन है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये बेसिकली सिखाएगा, ट्रेन करेगा कि ऐसे ULBs या स्टेट्स अपना डेटा सबमिट कर सकती हैं, सेल्फ रिपोर्टेड, ये वो. ठीक है, सो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पोर्टल के, आईना पोर्टल के? हेल्दी कंपटीशन, ULBs एक दूसरे से compete करेंगी तो और सक्सीड करेंगी. इंस्पिरेशन, जी हाँ, एक दूसरे से पहली बात तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि और क्या इंप्रूव किया जा सकता है. यू वुड बी इंस्पायर्ड, देन यू लर्न. हेल्दी कंपटीशन, इंस्पिरेशन, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम योर पीयर्स. बाकी ULBs से आप सीख सकते हैं. ओके, ULBs के बारे में तो आप सब जानते ही हैं. रिपोर्ट ऑन बिल्स फॉर क्रिमिनल लॉज, जी हाँ, ये चीज यहाँ पे देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल. ठीक है, आप जानते हैं कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी ऑन होम अफेयर्स, वो रिव्यू कर रही थी बेसिकली इन 3 क्रिमिनल लॉज को. ओके, और फिर इन्होंने अब अपनी रिपोर्ट सबमिट की है फाइनली. ओके, तो हम देखते हैं क्या हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट के. आप जानते हैं सेक्शन 377 जो हम LGBTQ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो सेक्शन 377 ऑफ IPC हैज बीन डिलीटेड. ये हम नए बिल्स की बात कर रहे हैं, इनके प्रोविजंस की, और रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस यहाँ लिखी है. तो इन द न्यू बिल्स सेक्शन 377 ऑफ IPC हैज बीन डिलीटेड. और सेक्शन 377 किससे बात करता था? अननेचुरल सेक्स. ठीक है, तो उसकी तो धारणा ये थी ना उस समय की कि अगर सेम सेक्स वाले लोग दे आर हैविंग समथिंग बिटवीन देम, देन ऑफ कोर्स इट्स अननेचुरल एंड इट गोज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ नेचर एंड इट इज अ क्राइम. अगर आप बिल्कुल ब्रिटिश लॉ पढ़ लेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे जो उसकी लैंग्वेज है. तो वहीं कहीं ना कहीं इसका मोटिव था. तो इट हैज बीन डिलीटेड इन द न्यू बिल्स. लेकिन इसकी रिकमेंडेशन ये है इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कि पार्शली रिटेन कर लो. ठीक है, जो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था वो बोला रहने दो, स्ट्राइक डाउन ही रहने दो, लेकिन पार्शली रिटेन कर लो सेक्शन 377 को IPC के जेंडर न्यूट्रल फॉर्म में. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट अ किड, इफ कोई बहुत बड़ा इंसान ऐसे कुछ कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट इज अननेचुरल. और भी चीजें रिपोर्ट में है, यहाँ पता नहीं इतना ब्रीफ क्यों लिखा है. फिर वैसे ही सेक्शन 497 जो अडल्ट्री से डील करता है, इट हैज बीन डिलीटेड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे रीड डाउन कर दिया था इस प्रोविजन को. ठीक है, पर यहाँ पे भी बोला है कि इस ऑफेंस को रिटेन कर लिया जाए जेंडर न्यूट्रल टर्म में. ओके, अगर जैसे मेन का फॉर एग्जाम्पल चीट करना इज एन ऑफेंस, देन विमेन का चीट करना भी ऑफेंस होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, अगर आपको सच में चीजों को बनाना है तो. 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये नए बिल्स देखेंगे तो इसमें 6 तरह की पनिशमेंट्स हैं. आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है,
है ना, इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जा सकता है, फाइन लग सकता है, या फिर आपको कुछ कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंटली एक केस देखा होगा जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने ये बोला था, किसी ने एक बहुत ही बेकार सी पिटिशन डाली थी जिससे बेफालतू का टाइम वेस्ट हो गया कोर्ट का। तो उन्होंने बोला आपने हमारा टाइम वेस्ट किया और फालतू की आपकी पिटिशन, इतना हमारा टाइम चला गया इस पे। तो अब आप क्या करें, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको अगले 3 महीने के लिए यू विल हैव टू बी प्रोवाइडिंग सैनिटरी पैड्स। सो दिस इज अ कम्युनिटी सर्विस वाली चीज़। या कभी कह देते हैं कि आपको यू विल हैव टू बी डोनेटिंग दिस, तो एक कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी एम्पावर किया जाए कि वो भी इम्पोज कर सकती हैं कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। यहाँ पे जो नए बिल्स हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक FIR रजिस्ट्रेशन एनेबल की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि ऑनलाइन FIR एनेबल तो कर दो, लेकिन स्टेट स्पेसिफाइड मोड यानी कि कुछ पैटर्न, कुछ फॉर्मेट, ये सब कुछ के हिसाब से। ओके, यूज ऑफ हैंडकफ्स ड्यूरिंग अरेस्ट, ये नए बिल्स में है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ हैंडकफ्स फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स और ये सब, अब सब कुछ ही डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया मिशन सब कुछ ही ये हो गया है ना। तो ऑफ कोर्स जो एविडेंस है वो सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में तो मिलेंगे ही, लैपटॉप, फोन, ये बातचीत, चैट, ये सब कुछ भी तो है एविडेंसेस। तो ये डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो एडमिसिबल तो होगा कोर्ट में इन बिल्स के हिसाब से। रिपोर्ट का ये कहना है कि इन एविडेंसेस को, ये जो ई एविडेंसेस होंगे, इनको प्रॉपर हैंडल करने के लिए भी रूल्स लेके आओ, क्योंकि प्रिवेसी, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर। ओके, enabling communications on real time environment and core important for you। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है इन हाउस सॉफ्टवेयर। मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, क्योंकि एनकोड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट। ओके, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिजाइन किया है ताकि कंप्लीट कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट हो सके एनकोर के माध्यम से। दिस इज एन एंड टू एंड ऐप जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो जो भी वोट्स पोल किए जा रहे हैं उसको डिजिटाइज कर सकें, टैबुलेट कर सके राउंड वाइज डेटा को, है ना, सब कुछ एवरीथिंग शुड बी डन हियर, चाहे वो कैंडिडेट लेवल की हो, इलेक्शन मैनेजमेंट लेवल की हो। रिटर्निंग ऑफिसर्स नॉमिनेशंस को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं जो फाइल की गई हैं कैंडिडेट्स द्वारा ऑनलाइन, है ना, थ्रू एनकोर सिक्योरिटी एप्लीकेशन। देन एनकोर नोडल ऐप भी है एक, ओके, where departments like fire, education, police, environment, etc. can give no objection certificates कि अच्छा आप यहाँ रैली होल्ड कर सकते हो, यहाँ रोड शोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेफ है। तो ये सब कुछ एक होलिस्टिक चीज हो गई, एक ही जगह पे इलेक्शन मैनेजमेंट हो रही है एनकोर के माध्यम से। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो आई विल एंड द वीडियो हियर। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।